नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सरकारें बदलती हैं, दशक गुजर जाते हैं, लेकिन इस देश के विमर्श से कुछ मुद्दे जो किसी खास मजहब से जुड़े हों कभी गायब नहीं होते। फिर से सड़क पर नमाज, लाउड स्पीकर, वंदे मातरम, गाय, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस जारी है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम यूसीसी लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। अब बंगाल में इसे लाने की तैयारी है। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में बड़े सुधार की वकालत की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई मुस्लिम समाज की बुनियादी जरूरतें जैसे शिक्षा, रोजगार और समय के साथ बदलाव धार्मिक बहसों के नीचे दब जाती हैं? आखिर मुसलमानों के मसले कौन हल करेगा और क्या इसके लिए खुद मुसलमानों को आगे नहीं आना चाहिए? आज हमारे स्टूडियो में मुसलमान ही सुलझाएंगे मुसलमानों के मसले, लेकिन उससे पहले यह छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में मुस्लिम समाज को लेकर बहस नई नहीं है, लेकिन हर दौर में मुद्दे लगभग वही रहते हैं। कभी 3 तलाक, कभी हिजाब, कभी नमाज, तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुस्लिम समाज की बुनियादी जरूरतें जैसे आधुनिक शिक्षा, रोजगार और वक्त के साथ बदलाव इन धार्मिक बहसों के नीचे दफन हो जाती है? आंकड़े गवाह हैं कि आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी सुविधाओं और आधुनिक तालीम के लिए संघर्ष कर रहा है। मुस्लिमों के पीछे रहने की वजह क्या है? क्या मजहब को सिर्फ चुनावी मुद्दा बना दिया गया है? सबसे बड़ा सवाल उन कुप्रथाओं पर है जिन पर तथाकथित मौलाना और ठेकेदार चुप्पी साध लेते हैं। जब बात महिलाओं के अधिकारों की आती है या पर्सनल लॉ में सुधार की होती है तो इसे धर्म पर खतरा बता दिया जाता है। बदलाव की हर कोशिश को मजहबी चश्मे से देखना आखिर कब बंद होगा? आखिर मुसलमानों के मसले कौन हल करेगा? सरकारें, अदालतें या फिर खुद मुस्लिम समाज? आज वक्त की मांग है कि समाज के भीतर से ही बदलाव की आवाज उठे। कुप्रथाओं को पीछे छोड़ शिक्षा और तरक्की को ढाल बनाना होगा। क्या इसके लिए खुद मुसलमानों को, खासकर युवाओं को आगे नहीं आना चाहिए? आज हमारे स्टूडियो में कोई बाहरी नहीं बल्कि खुद मुसलमान ही सुलझाएंगे मुसलमानों के मसले, बिना किसी सियासी चश्मे के। सीधे उन सवालों पर बात होगी जो आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। तो सवाल बड़ा है, मुसलमानों के असली मसले कौन हल करेगा? सरकार, धार्मिक नेतृत्व या फिर खुद मुस्लिम समाज? और क्या बदलाव की शुरुआत समाज के भीतर से ही होगी? इसी पर होगी आज बड़ी बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो चलिए बहस में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ हैं फैज खान जी, संयोजक हैं MRM के। जोरदार तालियों के साथ सभी मेहमानों का स्वागत कीजिए। जावेद अहमद साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन है वक्फ बोर्ड वेलफेयर फोरम से। शबनम खान जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अंबर जैदी जी, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। नाजिम भाई हमारे साथ हैं, नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर। खुदा जरीवाला हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इशरत रिजवी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट। खुदा जरीवाला जी, मैं शुरुआत बहस में उस मुद्दे से या उस पॉइंट से करना चाहूंगा जिसकी अभी बहस शुरू हो चुकी है। यूसीसी मतलब 3 स्टेट में तो बिल पास हो गया, अब बंगाल में भी लाने की तैयारी। लेकिन क्या इसे मुस्लिम और खास तौर पर महिलाएं इसका वेलकम करेंगी? सबसे पहले तो आप तमाम पैनलिस्ट को आदाब, नमस्कार, जय हिंद एंड ईद की दिली पुरखुलूस मुबारकबाद। यूसीसी एक इस तरह का लॉ है जिसको अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसके डेफिनेटली बेनिफिट्स हो सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इसको इम्पोज किया जा रहा है, बाकायदा से मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट राइट। ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संविधानिक है, एंड एट द एंड ऑफ द डे इसमें आप लोगों में जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी है मजीद डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, मजीद ड्रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज कुछ इस तरह के कानून है जो आपको जेन्युइनली, माफी के साथ बस एक लाइन बोलूंगा। आप कह रहे हैं मुसलमानों पर थोपा जा रहा है जी, बाकी मजहब वाले तो ऐसा नहीं कह रहे कि हम पर थोपा जा रहा है। बिकॉज मुसलमानों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कहीं ना कहीं उसका यूसीसी लागू होने पे उनके जो एक्चुअल एज अ मुस्लिम राइट्स हैं वो उनका उल्लंघन होगा। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें जो शरीयत के हिसाब से आपको चलनी पड़ता है। लेट मी एक्सप्लेन, एक क्लैरिफिकेशन। मैं शरीयत के बारे में जितना जानती हूँ, इट्स बेसिकली जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स, अ सेट ऑफ लॉज। मैं सऊदी अरेबिया की बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, मैं वहाँ पे जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, न्यूज़ एंकर रह चुकी हूँ। शरीयत में आप वहाँ पे जिस तरह का एक प्रोपोगेंडा हवा बनाया जाता है कि आप लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं, आई हैव नेवर सीन किसी का हाथ कटा हुआ इंसान। जेन्युइनली ये इम्पोज आप जो मुसलमानों के हक, उनके जो तरीके हैं, उनका जो
फेयर प्रैक्टिस है उसका आप राइट लेके उनके ऊपर एक यूसीसी थोपेंगे तो कहीं ना कहीं उनके शरीयत के वो खिलाफ जाता है। एंड शरीयत जिस तरीके से जिहाद को एक प्रोपेगेंडा बता दिया जाता है, जिहाद जस्ट बेसिकली लड़ना, तो आप शरीयत को समझिए। अंबर जैदी उससे इत्तेफाक नहीं रखते। अंबर जैदी जी, क्या मतलब यूसीसी आने से मुस्लिमों के राइट्स खत्म हो जाएंगे? अब प्रतीश जी, पहले मेरा ये आग्रह है कि मैं जब बोलूं तो प्लीज बीच में कोई इंटरप्ट ना करें। मैं किसी को भी, मैं आपको पर्सनली नहीं, सबको बोल रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो हुदा जी ने बोला कि ये यूसीसी जो है मुसलमानों पे इम्पोज किया जा रहा है, वो जो उनका पर्सनल रिलीजियस राइट है उसका उल्लंघन करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी किसी को अधिकार मिला है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। Every law is subject to moral, public health, morality and everything। आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान हूं तो मुझे एब्सोल्यूट राइट है और मेरे हिसाब से हाथ काट दो तो मैं आपके हाथ काट दूं, आपका सर काट दूं, किसी को संसार कर दूं। नो, ये जहां तक मेरे राइट है, जहां तक आपका अधिकार का उल्लंघन हो रही है वहां तक मेरा राइट है। ये भी है कि जहां तक, ये बेसिक सी बात है। और अगर इस्लाम के हिसाब से बात करते हैं तो सीधी सी बात ये है, ये पता नहीं कौन से सऊदी अरेबिया में रह के आई है, हमें तो इतना पता है कि ब्लड मनी भी होता है, हमको पता है कि हम सब ने देखा है कि संसार भी किया जाता है, कोई रेपिस्ट होता है, हमको ये भी पता है कि किसी का अगर किसी को शिया पता चल जाए तो उसका गर्दनें भी उड़ाई जाती हैं। जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो भारत का संविधान जो 1950 में बनाया गया, वो सारे मुसलमान, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, सबको कबूल है और आज भी कबूल है। आज जो हमारा, जब आप देखते हैं, ये सब नेकेड ट्रुथ है, सबको पता है कि ये सरकार की नीयत क्या है, ये जो भी कानून लाती है उसके पीछे मंशा। देखिए, सबसे जरूरी 3 तलाक का मसला होता है, क्या 3 तलाक फोन पर नहीं होता था या अभी भी होता है? ये प्रैक्टिस में फोन पर मैसेज में 3 तलाक होना चाहिए यूनिफॉर्म से। अब ये कह रही थी कि जब ये बोल रहे हैं तो कोई ना बोले। फंडामेंटल राइट नहीं है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। अरे भाई, इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। आपने फंडामेंटल राइट्स की बात करी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अगर आप लॉ को समझती हैं, आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स दूसरा लॉ चलेगा, हम पे कुछ कोर्ट मिलेगा। इसी पॉइंट पर इनका भी पक्ष रख लीजिए, इनका भी पक्ष सुन लीजिए। एक सेकंड, मैं फिर से दोहरा देता हूं और मैं बार बार अपील कर रहा हूं, सभी से एक एक करके अपनी बात रखें, तर्कों पर बहस करें। इन्होंने यूसीसी से 3 तलाक पर ही आए, ये कह रहे हैं कि फोन पर और ये सब जो 3 तलाक दे दिया जाता, आपके मुताबिक जिस शरीयत का उन्होंने जिक्र किया वही होना चाहिए? तो फिर तो शरीयत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। रेपिस्ट के साथ क्या सजा होनी चाहिए? क्या हिंदुस्तान में वैसी सजा पॉसिबल है? बताइए जी। बात यह है, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हमें इस सरकार की नीयत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी इंसान को, आप, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक अगर बच्चे को उसके पापा डांट मार रहे होते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक अनजान आदमी जब उसको चॉकलेट भी देता है तो आप कहते हैं बेटा चॉकलेट मत लेना अंकल से जिसको तुम जानते नहीं। ये आज की सरकार को, फिर ये देखिए, दिस इज नॉट डन। पहले ये बोलना क्या चाह रही, पहले सुन तो लीजिए। आपके मुताबिक वो स्ट्रेंजर कौन है? वो स्ट्रेंजर है बीजेपी सरकार। बीजेपी की ये जो सरकार तो बीजेपी सरकार स्ट्रेंजर है। अभी उन्होंने खुला सांड बोल दिया था तो आपत्ति हो रही थी। देश के प्रधानमंत्री को जैसे अजनबी जब चॉकलेट देता है तो उसकी नियत में खोट हो सकता है। आपके लिए आपके देश की सरकार अजनबी है? जी बिल्कुल। आपकी ये लाइन आपके लिए, आप इस देश में रहती है, आप इस देश में रहती है, आप इस देश की नागरिक है, आपकी सरकार अजनबी है, आपकी सरकार को नहीं मानती। नियत में खोट है मुसलमान के लिए, जो खुला कह रही है। इसको कोई छुपी हुई बात नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ सारी पॉलिसीज बनाने में हर वक्त उनको बदनाम करने के लिए काम करती है। ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है, इट इज नेकेड ट्रुथ। इनका कहना है कि जो भी सरकार कानून लाएगी, खासतौर पर इनसे ताल्लुक रखता हुआ, उनको ये एक्सेप्ट नहीं है। वो उनकी नियत खराब है। सही भारत माता की देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, जो हदीस है स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि आप क्या काम करते हैं उससे मतलब नहीं है, आपकी नियत क्या है उस कार्य को करने के पीछे। अब केवल नीति निर्देशक तत्व नहीं, प्रस्तावना को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, मौलिक कर्तव्य को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, नीति निर्देशक तत्व को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, यहां तक राष्ट्रगान
और राष्ट्रगीत को भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इसे गाना ही पड़ेगा। लेकिन अरे मैं वही कह रहा हूं, इंपोज नहीं कर सकते, लेकिन इन सबको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता भैया कि आपको करना ही पड़ेगा, दबाव देके नहीं करवाया जा सकता। इसमें दबाव रखा ही नहीं गया है, आई एम एग्री विथ यू, लेकिन ये इसलिए दबाव नहीं रखा गया है कि बच्चा अपने दादाजी का पैर छुए ना छुए, कोई दबाव नहीं है, लेकिन छूता है तो उससे उसके संस्कार पता चलते हैं कि इसकी परवरिश सही हुई है। यदि आप नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, प्रस्तावना का सम्मान करते हैं, अपने प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी का सम्मान करते हैं, तो आपकी नीयत पता चलती है कि आप देश के साथ हैं। नहीं करते हैं तो आपकी नीयत पता चलती है कि आज भी आप रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, गाजा और ईरान के साथ है। ये मानसिकता एक्सपोज करने के लिए गाजा के साथ नहीं, आप ईरान के साथ नहीं, आप ईरान जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो स्ट्रेंजर है इन लोगों के लिए, जो देश की रूलिंग पार्टी है वो स्ट्रेंजर है इनके लिए। और अभी देखो इनके वीडियो निकाल के गाजा फिलिस्तीन के लिए बुक्का फाड़ के रो रहे हैं, जो वहां पर गाजा में अब्दुल चाचा की पान की दुकान के बाजू वाली गली के चौथे घर में कौन बच्चा रो रहा है, वो पता है। दिल्ली के लाल किले के पास पूछो, नहीं हम तो यहाँ नहीं थे, हमको तो पता ही नहीं है, हम नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इस देश से, इस देश के संविधान से कोई सहानुभूति और सम्मान नहीं है। आप गलत शरीर भारत में रहता है, हमारी हम उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितना यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी। बिल्कुल गलत। आप क्यों कह रही है अनुच्छेद 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है ना, आप उसको मानते क्यों नहीं है? आप बोलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल की चीजों को लागू करो, आप बोलिए हत्या बंद करो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आप बोलिए कि कॉमन सिविल कोड लागू करो, जिससे मोदी जी डरते हैं। वो आप महिला हैं, आपके हक में है यूसीसी। मोदी जी आपके हस्बैंड अगर कभी भी आपको तलाक बता दिए वो आपके खिलाफ होगा, एक सेकंड, मुद्दे कई सारे हैं। नाजिम भाई, अभी शरीयत की बात हुई ना, यूसीसी की बात हो गई, 3 तलाक की बात हो गई। ये बताइए कि जो सड़क पर नमाज है, ये कहीं शरीयत में लिखा है कि सड़क पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए? हाँ पृथ्वी जी, देखिए मैं एक शेर के साथ अपनी बात करना चाहता हूँ। वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे। जिनका आज कोई वकार नहीं है वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे। और रही बात यहाँ पर, अभी गाय की बात यहाँ पर करी थी, देखिए नमाज की भी बात करूंगा, गाय की भी बात करूंगा। देखिए मुस्लिम समाज का नागरिक होने के नाते मैं अपने भारत सरकार से अपील करता हूं कि गाय को नेशनल एनिमल घोषित करा जाए। यह मुस्लिम समाज की अपील है। और देखिए जी न्यूज की अपील पूरे देश पे असर करती है, तो हाजी नाजिम खान ने मुस्लिम समाज की तरफ से अपील करी है गाय को नेशनल एनिमल घोषित करा जाए। और रही बात ये, अब आ जाती है नमाज की बात। देखिए सड़कों पे कहां नमाज अदा करी जाती है भाई? सड़कों पे नमाज अदा नहीं करी जा रही। ये एक नैरेटिव सेट करा जा रहा देश के अंदर कि सड़कों पे नमाज अदा करी जा रही है। हम तो भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। सुन लीजिए, सख्ती के बाद कई जगह बंद हो गया, वरना कई जगह नमाज, क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड जरा मुझे माइक दीजिएगा जरा इधर। आप ये जो कह रहे हैं कहीं सड़कों पर नमाज नहीं होती, ये आप लोगों ने देखा है कहीं? कहाँ बताइए सर। अभी कल की न्यूज है, जयपुर में भी सड़कों पर नमाज की गई है, जिससे काफी ट्रैफिक भी वो हुआ है। चलिए देख लीजिए, अभी का उदाहरण दे दिया इन्होंने। हाँ मैं जवाब देता हूँ। आज जुम्मे दिल्ली के हर एरिया में सुन लीजिए, आप बोले दीजिए नाजिम भाई। देखिए ये मेरे मौलिक अधिकारों का भी हनन। अरे नहीं, कोई हनन नहीं कर रहा है। मेरे हिस्से ये अपने उसमें जी न्यूज की ये खासियत है, आप मेरे मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो। अब सुन लीजिए, अरे भारतीय मुस्लिम हो, बड़े फख्र से कहता हूँ, हाँ बड़े फख्र से कहता हूँ। हाँ मैं ये कहता हूँ कि देखिए सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह है, हमारे मदरसे के अंदर जो मस्जिदें बनी हुई है वो है, हम मुस्लिम समाज को उसी में नमाज अदा करनी चाहिए। शबनम जी, इन्होंने कहा कि नमाज नहीं, मैं मुसलमान हूं इसलिए नमाज नहीं पढ़नी चाहिए सड़क पर, ईदगाह में ही नमाज होनी चाहिए, ईदगाह में मुसलमान है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि साहब हम अगर सड़क पर कुछ मिनट के लिए 5 मिनट की नमाज पढ़ भी लेते हैं तो उससे क्या ही बिगड़ जाएगा? सबसे पहली बात कि नमाज मानी ही नहीं जाती जो सड़कों पर या कहीं कहीं खड़े होकर आप दिखा दिखा के पढ़ें।
सच बात तो ये है जो इस्लामिक है। एक मिनट पहले मैं बता दूं फिर बताइएगा जो भी बताना है। दूसरी बात, मुसलमान को क्योंकि मुस्लिम शब्द यूज करना पड़ रहा है, हम उसी कम्युनिटी से आते हैं। मुसलमान को संसाधन तो सारा संवैधानिक चाहिए, संसाधन दे। एक मिनट चुप कराओ, पहले नहीं तो सुनने नहीं देंगे जनता को क्या बोलना चाह रहे हैं। ये सारे मुसलमानों को सुनने नहीं देना चाहते। सच क्या बात है? इस तरह से तो कोई अधिकार नहीं है। सांड पे तो आप सांड की तरह उछल गए थे। एक्सक्यूज मी, सांड की बात सुनते ही सांड की तरह उछल गए और तो मिर्च लगा। माइंड योर लैंग्वेज। ये डिबेट का डेकोरम नहीं है। ये डिबेट का डेकोरम नहीं है। इस तरह से डिबेट नहीं होती। इस तरह के शब्दों से बचें प्लीज। भारत के संसाधन पर तो इन्हें सारा अधिकार चाहिए, लेकिन जब भारत के कानून मानने की बात आएगी मिलता है तो देखो मोदी जी की सरकार है, देखो फलानी की सरकार है। अरे मोदी जी ने मुसलमानों को नई दिशा दे दी। मोदी जी ने आपको मुसलमानों को जीने की नई राह दी है। मोदी जी ने बताया भारत क्या होता है और मुसलमान मुसलमान को कैसे रहना चाहिए ये बताया मोदी जी ने आपको। मोदी जी ने दिखाई आपको दिशा। आपके साथ मुसलमानों के हकों का कोई उल्लंघन नहीं होता। आपके हिसाब से सारे मुसलमानों को उनके मौलिक अधिकार मिलते हैं। पता नहीं आप कौन से हिंदुस्तान में रह रही है, क्योंकि जिस हिंदुस्तान में मैं रही वहाँ पे नमाज पढ़ने की 10 मिनट नमाज पढ़ने पे पुलिस बवाल मचा देती है। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है विदाउट यूसीसी जो है वो नेशनल इशू है। यूसीसी जो है वो स्टेट का इशू नहीं कि इसको स्टेट लेके जाया जाता है, इसलिए नेशनल इशू पे बात होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर आजकल सरकार मसौदा नहीं ला पाई। चौथी चीज ये कि नेशनल लॉ कमीशन हमारे पास है, जब तक नेशनल लॉ कमीशन इसको अप्रूवल नहीं दे देता है एक कंसेंसस के साथ, तब तक ला नहीं सकते। आज आप देखिए 11-12 साल की हमारी मोदी जी की सरकार हो गई, लेकिन इस पर कोई मसौदा नेशनल स्तर पर नहीं आ पाया, तो इसलिए लाना चाहिए। स्वागत करेंगे आप बिल्कुल, लेकिन मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन डर सरकार को क्यों? क्योंकि अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी अभी मसौदा नहीं लाए, लेकिन ऐलान क्या कर रहे हैं कि आदिवासियों को घबराने की जरूरत नहीं, उनको डरने की जरूरत है। क्यों कहा? अगर जब पार्लियामेंट में मसौदा आता, वहां पे जब बहस होती और वहां पे लगता है कि नहीं किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तब ये ऐलान होता। पहले ऐलान करने का क्या मतलब है कि तुम्हें खतरा नहीं है, तुम्हें खतरा नहीं है, मतलब कि मुसलमानों को खतरा। ये गलत हो रहा है। अपने हिसाब से बोलेंगे, जबरदस्ती ताली बोल जावेद अहमद ये कह रहे हैं नहीं यूसीसी लाने से कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार एक मसौदा लाए और उसे इंप्लीमेंट कराए बहस के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपका बिंदु है बहुत अहम है और देश में नौजवानों, गरीब, पिछड़े और महिलाओं के हक की बात करता है वो। अगर आप संजीदगी से उस पर गौर करें तो वो उसका जो कंपल्सन है वो रिफॉर्म की तरफ जाता है। मिसाल के तौर पे महिलाओं का मैरिज रजिस्ट्रेशन या किसी पुरुष का वो अनिवार्य होता है, वो ये रूल को बढ़ावा देता है। नया जो सरकार का जो दावा है धामी सरकार का कि हमें इसे लागू करने पर हमारी पर डे जो है 1400 मैरिज रजिस्ट्रेशन होते हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन साथ ही साथ जो और भी बातें कही जाती हैं कि जो विरासत है, हेरिटेज है, ये तमाम मुस्लिम या हिंदू किसी भी मजहब की हमारी बहन बेटी हैं उनको हक दिलाता है। जो बात आपकी है कि देश लेवल पे इसका अगर हो तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये सराहनीय कदम होगा। अगर सरकार देश लेवल पे लाती है, पूरे राज्यों में लाती है, तो उसका एक सराहनीय कदम होगा। महिला आयोग ने हुदा जी, महिला आयोग ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को कुछ सुझाव भेजे हैं, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर। उनका कहना है इनमें अवेयरनेस की जरूरत है, इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, दुरुस्त है, ओके है, या आपको लगता है वाकई में कुछ सुधार की जरूरत है? देखिए, अगर जेन्युइनली आप सुधार लाना चाहते हैं तो देयर इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन। मुसलमानों में वैसे ही और इन जनरल आई वुड से माइनॉरिटीज में ट्रस्ट डेफिसिट है, बिकॉज दैट इज हाउ यू हैव क्रिएटेड द माहौल। पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर अगेंस्ट मुस्लिम्स जाता है। आप मुसलमानों को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे पूछिए कि ठीक है ये हमारे सुझाव है, ये हम लागू करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी डज नॉट मीन कन्फॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी
हुदा जी आपको पूछता है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या? जाइलो जैसी बात हो रही भाई। सऊदी अरब में अरे भाई वो तानाशाह है, वहाँ बादशाह चलती है। ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमने आजाद कराया। हमारे यहाँ संविधान है, संविधान सबको राइट देता है। आप वहीं चले जाते हो, पाकिस्तान ऐसा है, सऊदी ऐसा है, दुबई ऐसा है। अरे भारत में सारे देश, हमारा देश भारत महान है। जेन्युइनली भारत देश महान है, इसीलिए दूसरा के साथ हमारा मत तो आप कुछ भी कर लो, भारत है, हमारा देश लड़वाने का जनरल के आदमी सारे लोगों को ठेका मिले हुए कि यहाँ हिंदू मुस्लिम करो, वो हिंदुओं के साथ बोल करके लड़वाने का काम कर रहे हैं, लड़वाने का काम कर रहे हैं। जी यही घुसपैठी है असली में। क्या महिलाओं को आपको लगता है कि जितने भी अधिकार मिले वो अधिकारों का पूरी तरीके से पालन हो रहा है? आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ और बेहतरीन कदम उठाए जाने जरूरी हैं? देखिए, डेफिनेटली रिफॉर्म्स की जरूरत है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। तो जो महिला आयोग कह रही है वो रिफॉर्म की बात कर रही है, कुछ और कर रही है? जो महिला आयोग कह रही हैं उनका पक्ष, अगर महिलाओं के स्पेसिफिक रिफॉर्म्स, अगर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके रिफॉर्म्स हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें जो उनको लगता है उनके हिसाब से गलत है और उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, दैट इज रॉन्ग। इंडिया में ऑलरेडी मल्टीपल लीगल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। ट्राइबल लोगों के लिए अलग रूल्स होते हैं, SC/ST कम्युनिटी के लिए उनको कुछ ऑब्वियसली राइट्स दिए गए हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। मुसलमानों में अगर कम्युनिटी में जेन्युइनली अगर बीजेपी को या जो करंट सरकार है उनको लगता है कि मसले हैं तो आप कंसल्टेशन कर दीजिए। भारतीय कानून के हिसाब से बात करती हूँ, मैं भारतीय हूँ, पहले मुसलमान बाद में हूँ। भारतीय कानून में जो शरीयत एक्ट है उसकी बात करिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि भारत में क्या क्या कुछ हुआ है। शरीयत एक्ट में खुला है, आपने पढ़ा होगा प्रत्युष जी, आप इतने पुराने पत्रकार हैं, कोई कोडिफिकेशन नहीं है उसमें, कोई गाइडलाइंस नहीं है। गलत। अरे चुप हो जाइए, बार-बार शुरू कर देती है। बोलेंगे हम, मैं यहाँ पे आके बात करती हूँ, मैं कैमरा के आगे खड़े होकर बात करूँगी। ये अगर एक तरीका है, यहाँ पे आके कुरान में गलती, आप कुरान में गलत बयानी नहीं कर सकते। कुरान की गलत बयानी नहीं कर सकती। शरीयत का मतलब है जो शरीयत एक्ट, शरीयत यहाँ तक कि बाल विवाह लिखा हुआ है, बाल विवाह होना चाहिए। बुक ऑफ लॉ, अरे कहाँ पे लिखा हुआ बताइए? क्या शरीयत में लिखा है? क्या शरीयत में मिनिमम एज डिफाइन है? इसे पूछिए, शरीयत में बिल्कुल नहीं लिखा है। हम 14 साल से काम कर रही हूँ, क्या मिनिमम एज डिफाइन है बताइए? आपने क्या बताया? आप कौन से बताइए क्या ये? बताइए क्या यहाँ पे शरीयत क्या है? क्या डिफाइन है? आपसे शरीयत क्या है? अरे भाई शरीयत तो शरीयत को बोल रही है, एक स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली डिफाइन हुआ है। स्ट्रक्चर में मौलाना के अगर कोई कानून होता है, मुसलमानों को एक सेकंड पहले मुझे बोलने दीजिए और आप शरीयत की बात कीजिएगा ना। प्रत्युष जी आप शरीयत की बात करिए। शरीयत सभी पोडियम छोड़ करके आ गए, प्लीज पोडियम शरीयत मुझे मेरा शरीयत अगर सही मायने में आप मुझे रोकिए, मुझे मेरी बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पहले आप शरीयत की बात करिए। अंबर जैदी जी, आप शरीयत को मानती हैं? बता दीजिए। अरे बात शरीयत की बात करें जरा, ये संविधान से चलता है ना भाई। बहुत देर से आपको सुन रहे थे, आप गलत तक पेश कर रहे हैं देश के अंदर। आप टॉपिक है यूसीसी वाला, यूसीसी पे बात होनी चाहिए। आपका मशवरा नहीं चाहिए, आपका मशवरा नहीं मोदी जी को गलत बोलना मेरा संविधान का कि आप कौन होती है रोकने वाली? मोदी जी अगर गलत करेंगे हिंदुस्तान में बिल्कुल गलत बोलेंगे उनको। मोदी कौन है? किसी ने रोकने वाले आपको मोदी जी आपको वापस बिठाया जाता है। मोदी बोले हिंदुस्तान की बर्बादी नहीं है, इंडिया एंटी मोदी होना एंटी इंडिया नहीं है। गेट दैट स्ट्रेट। एंटी मोदी है, एंटी मुसलमान है, एंटी मोदी आप ह्यूमन है, जबान संभाल के माइक बोले तो सही है। आप जवाब मिलेगा तो मैं पर्सनल अटैक नहीं कर सकती। अरे आपने पर्सनल अटैक किया, आपने किया, आप पर्सनल अटैक अगर आप किसी मुद्दे से असहमत हैं तो तर्कों के साथ आप अपनी असहमति दे सकते हैं। मैं जल्दी से
प्लीज प्लीज प्लीज। तो आज बहस में बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।